1947 से अगर हम भारत के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस को देखें तो इट हैज इवॉल्व्ड इन अ पॉजिटिव मैनर राइट फ्रॉम 1947 टू टिल अप टू 2026, बी इट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड अदर वेस्टर्न नेशंस। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज कनाडा। ये दोनों ही कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं, दैट इंक्लूड्स इंडिया एंड कनाडा, कि दोनों कंट्रीज में जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल अभी तक रीच नहीं हो पाया है, एंड दैट्स वाई इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट करेंगे 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक। अब आज के सेशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे एवरीथिंग अबाउट टू नो रिलेटेड टू इंडिया कनाडा रिलेशंस। ये 1947 से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से जो रिलेशंस रहे वो इवॉल्व हुए, क्योंकि अगर हम इंडिया कनाडा की बात करें तो ये जो रिलेशंस रहा है ना, ये काफी रोलर कोस्टर टाइप का रहा है, अप्स एंड डाउन्स वाले रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत टाइम रहा था जहां पर रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेन थे। फिर एक टाइम आता है एट द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी जहां पर रिलेशंस थोड़े से पॉजिटिवली ट्वीक होते हैं। देन 2020 के बाद से रिलेशंस फिर जो है खराब होते हैं, एंड अभी जो है रीसेट पर ट्राई किया जा रहा है कि कैसे हम रीसेट करें सो दैट दोनों कंट्रीज अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। सो आज के सेशन में हम 1947 से लेके 2026 तक सारा का सारा डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इंडिया कनाडा रिलेशंस। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑन श्रीराम साइंस। इस चैनल पर हम इसी तरीके की कॉम्प्लेक्स इश्यूज, करंट अफेयर्स के इश्यूज सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड नॉलेज एनहांसमेंट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। सो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है दैट इज मार्क कार्ने, ये 27 फरवरी यानी कि आज जो है वो विजिट करने वाले हैं, एंड फोकस ये रहेगा कि कैसे रिलेशंस को रीसेट किया जाए, क्योंकि 2020 से लेके 2025 तक ये जो 2 to 3 इयर्स का एक पीरियड रहा है जिसमें जस्टिन ट्रूडो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। उनका एक ऐसा क्रिटिक रोल रहा था जहां पर दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में काफी ज्यादा स्ट्रेन आ गया था। बट जब से वी हैव द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा दैट इज मार्क कार्ने, ये देखा जा रहा है कि रीसेट किया जा रहा है, एंड इस विजिट पर भी फोकस किया जाएगा कि कैसे जो बायलैटरल रिलेशंस है इन्हें और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, एंड साथ ही साथ न्यू एरियाज, चाहे वो एआई हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका न्यूक्लियर हो, इन सब पर, या डिजिटल हो, कैसे एक्सप्लोर किया जाए। सो साथ ही साथ बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है, कैसे बायलैटरल ट्रेड को और हम एनहांस कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा, एंड न्यू एरियाज को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, और इनकी पहली विजिट है आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, इनकी पहली विजिट रहेगी इंडिया। सो ये सारे एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन होने वाला है। बट अब हम चलेंगे थोड़ा सा 1947 की तरफ, द ईयर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, और हम जो है वेस्टर्न नेशंस के साथ अपने रिलेशंस को इवॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली कनाडा की बात करूं तो कनाडा जो है, कनाडा ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, कनाडा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था व्हेन इट कम्स टू फॉरेन एड, क्योंकि आप सबको पता है उस वक्त जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे सामने बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, एंड इन सबको रिजॉल्व करने के लिए, चाहे एजुकेशन की बात कर लें, हम एनर्जी की बात कर लें, हम हेल्थ केयर की बात कर लें, हमने कई कंट्रीज से कोलैबोरेट किया, चाहे हम यूएसएस, चाहे हम सोवियत की बात करें, हम जर्मनी की बात करें, या फिर हम कनाडा की बात करें। और कनाडा ने जो फॉरेन एड प्रोवाइड करी थी इंडिया को, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लान के अंडर करी थी, एंड दिस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। हो सकता है आपसे पूछ ले व्हाट इज कोलंबो प्लान। सो ये जो कोलंबो प्लान था ये कनाडा में 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक आपका रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, क्योंकि आईआर से इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैपिंग से इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोलंबो प्लान का ऑब्जेक्टिव यह था, जिसे 1951 में स्टैब्लिश किया गया था, कि कैसे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली इन द एशिया एंड इन द इंडो पैसिफिक, कैसे जो कनाडा है उनको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स में हेल्प कर सकता है, एंड इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपकी फॉरेन एड प्रोवाइड की जाती है। एंड इसमें हमने देखा कि कई सारे जो थर्मल प्लांट्स या दूसरे जो और रिएक्टर्स थे वो स्टैब्लिश किए गए थे डिफरेंट कंट्रीज के साथ। ठीक है, चाहे वो सोवियत हो, चाहे वो जर्मनी हो, या फिर वो कनाडा हो। तो कनाडा के साथ हमारे रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं 1947 से, जहां पर एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था कनाडा ने इन प्रोवाइडिंग फॉरेन एड टू इंडिया, सो दैट इंडिया कैन
काउंटर इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट चैलेंजेस, एंड उस प्लान का नाम क्या था? दैट इज कोलंबो प्लान, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1951. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2026. तो थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं. तो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि 1947 रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं, जहां पर फॉरेन एड का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कनाडा ने थ्रू इट्स कोलंबो प्लान. ठीक है, थ्रू इट्स कोलंबो प्लान, और हमने कई सारे रिएक्टर्स जो हैं विद दिस असिस्टेंस हमने स्टैब्लिश किए थे. तो 1947 से लेके टिल अप टू 1947, इसमें मैं कोलंबो प्लान जो है मेंशन कर देता हूं. तो 1947 से लेके 1974 तक ये एक ऐसा पीरियड था जहां पर एक स्टेबल रिलेशंस थे, एक स्टेबल रिलेशन थे. हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा पीक पर चला गया था, बट हां एक कांस्टेंट रिलेशन था, एंड कनाडा जो है वो अपने फॉरेन एड के थ्रू इंडिया को हेल्प कर रहा था. बट 1974 पिवटल ईयर आता है जहां पर पहली बार जो रिलेशंस हैं इसमें स्ट्रेन आता है. ठीक है, इसमें स्ट्रेन आता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ड्यूरिंग 1974, ठीक है, या जो 1970s का डेकेड था, इस टाइम भी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो जस्टिन ट्रूडो के फादर थे. तो जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे इंडिया कनाडा के रिलेशंस में स्ट्रेन आया, एंड जब उनके फादर एज प्राइम मिनिस्टर थे तो भी रिलेशनशिप में स्ट्रेन आया था. तो मेरे ख्याल से ये फैमिली लेगेसी है टू हैव अ डिस्टर्ब रिलेशनशिप विद इंडिया व्हेन इट कम्स टू. तो 1974 पिवटल ईयर हम अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो पाता है. एंड इसके बाद जो है रिलेशंस में स्ट्रेन आना शुरू होता है, एंड उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज पेरे ट्रूडो, इन्होंने बोला कि इंडिया ने बिट्रेयल किया है. बिट्रेयल इन व्हाट सेंस कि जो कोलंबो प्लान के थ्रू असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है या फॉरेन एड प्रोवाइड किया जा रहा है सो दैट सोशल एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस इंडिया ओवरकम कर सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं इंडिया ने बिट्रेयल किया है. ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि जो ऑपरेशन या जो 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे जो कि अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उसमें जो प्लूटोनियम यूज किया गया था, ये जो प्लूटोनियम यूज किया गया था, ठीक है, ये कहां से यूज किया गया था? ये आपका उस सप्लाइड रिएक्टर से, ठीक है, उस सप्लाइड रिएक्टर से किया गया था जो आपका कनाडा के असिस्टेंस से बनाया गया था. तो 1974 वाज द पिवटल ईयर जहां पर स्ट्रेन रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं. और उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं ये सैंक्शंस इंपोज करते हैं इंडिया पर, ठीक है, और यहां से एक मिसट्रस्ट आने लगता है कनाडा और इंडिया के रिलेशन में. क्यों? क्योंकि जो प्लूटोनियम यूज किया गया था इन ऑर्डर टू कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट विच वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, उसमें ये जो प्लूटोनियम यूज किया गया था वो आपका उसी सप्लाइड रिएक्टर से किया गया था जो कि कनाडा के असिस्टेंस से बना था. एंड इसी के बाद जो है इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, दैट इज द फादर ऑफ जस्टिन ट्रूडो, पियर ट्रूडो, या फोटो देख सकते हो कि ये इंडिया ने बिट्रेल किया है. एंड 1974 से लेके 2010 तक रिलेशंस में आपको सैंक्शंस देखने को मिलेंगे, मिसट्रस्ट देखने को मिलेगा, एंड कहीं ना कहीं रिलेशंस खराब रहते हैं. ठीक है, तो 1974 आपका पिवटल ईयर आता है, यहां पर रिलेशनशिप में स्ट्रेन आना शुरू होता है. स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है ये आपका स्टार्ट होता है. 1980s का डेकेड, ठीक है, 1980s का डेकेड स्टार्ट होता है. 1980s का डेकेड स्टार्ट होता है, और इस डेकेड में जो 1974 में स्ट्रेन रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई थी, ये अब अपने धीमे धीमे एपिटोम पर पहुंचने लगती. दैट मींस कि रिलेशन और ज्यादा डिस्टर्ब्ड एंड टेंस हो जाते हैं व्हेन वी एंटर्ड इन दी डेकेड ऑफ 80s. क्यों? आप सबको पता है कि 1980s के टाइम पर खालिस्तान मूवमेंट जो है, ठीक है, जो खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं स्पीड पकड़ता है पंजाब में. एंड ये देखा गया कि बहुत से जो सेपरेटिस्ट हैं ये कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन की तरह उनको कनाडा दिख रहा है. तो अभी तक बात चल रही थी कोलंबो प्लान में आपका फॉरेन एड को लेकर, फिर स्ट्रेन भी आया, तो ये हुआ कि ठीक है यार, हमने जो रिएक्टर जिस ऑब्जेक्टिव से हम बनाए उस ऑब्जेक्टिव से आपने वो यूज नहीं किया, तो एक मिसट्रस्ट आ गया. बट 1980s के डेकेड से स्टार्ट होता है
सिक्योरिटी चैलेंजेस, सोवर्निटी चैलेंजेस, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया की सोवर्निटी को, इंडिया की सिक्योरिटी को हैम्पर करता है। एंड इसमें यह देखा गया कि बहुत से ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट, ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं कनाडा एक सेफ हेवन मिल रहा है, या कनाडा से ये ऑपरेट कर ले रहे हैं, जो कि इंडिया की सोवरेनिटी को हैम्पर करता है। तो 1980s के डेकेड में रिलेशनशिप और खराब होता है, एंड ये एंगल जाता है सिक्योरिटी और सोवरेनिटी। एंड किसी भी कंट्री के साथ अगर रिलेशनशिप खराब हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, तो उसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मिसट्रस्ट आ जाता है, जो हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ। भाई पाकिस्तान कंटिन्यूसली हमारी सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी को थ्रेट है, चाहे हम चाइना की बात कर लें, तो यहां पर हमेशा मिसट्रस्ट रहेगा। इसी तरीके का एक वेस्टर्न नेशन एक्सेप्शन कंट्री निकला, दैट इज कनाडा, जहां पर यही सिक्योरिटी और सोवरेनिटी का चैलेंजेस आने लगा। फिर 1985 एक और पिविटल ईयर, 1985 में अनफॉर्चुनेट आपका कनिष्क बॉम्बिंग होती है, ठीक है, कनिष्क बॉम्बिंग होती है, ठीक है, कनिष्क बॉम्बिंग होती है। एयर इंडिया फ्लाइट 182 ये बॉम्ब होता है, एंड इसमें 331 अराउंड 331 सिविलियंस जो हैं, इनोसेंट सिविलियंस जो हैं, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। एंड इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको जानना होगा, तलविंदर सिंह परमार। यह बोला जाता है रिपोर्टेडली कि ये जो कनिष्क बॉम्बिंग हुई, या जो 1985 में ये अनफॉर्चुनेट बॉम्बिंग हुई, जहां पर मोर देन 331 पीपल या इनोसेंट पीपल वर डाइड, इसका जो मास्टरमाइंड था ये यही तलविंदर सिंह परमार था। और 1985 से 3 साल पहले, दैट इज इन द ईयर 1982, इंडियन अथॉरिटीज ने इसी तलविंदर सिंह परमार को बोला था एक्सट्रेडिट करने, कि भाई इसे, ये आपका कनाडा में बैठा हुआ है, ये एक इंडिया की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो इसे एक्सट्रेडिट करो, यानी कि इंडिया भेजो। बट इस एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द फादर ऑफ जस्टिन ट्रूडो, पियर ट्रूडो, इन्होंने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। तो 1982 में जिस मास्टरमाइंड की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट करी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उसके 3 साल बाद हमने देखा कि यह अनफॉर्चुनेट बॉम्बिंग हो गई। तो 1980s के डेकेड से क्या शुरू हुआ, 1980s के डेकेड से यह स्टांस आने लगा कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्टांस रख रही है, एक सॉफ्ट स्टांस रख रही है व्हेन इट कम्स टू दीज खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी को थ्रेट करता है। तो 1947 से लेके 1974 तक रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो एक स्टेबल रिलेशन था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, बट ड्यूरिंग दैट टाइम द वर्ल्ड वाज इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। वर्ल्ड डिवाइडेड था 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। सो उस टाइम एक स्टेबल रिलेशन था। 1974 स्ट्रेन रिलेशनशिप की स्टार्ट होती है। 1980s के डेकेड में ये स्ट्रेन रिलेशन और ज्यादा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया की सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी थ्रेट हो रही थी। और फिर 1985 में आपका अनफॉर्चुनेट कनिष्क बॉम्बिंग होती है। ठीक है, अब एक और पिवटल ईयर आता है, दैट इज 1988। क्या आता है? एक और पिवटल ईयर आता है 1998। ठीक है, 1998 क्या हुआ था? 1998 में 1998 में हमने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए मई के मंथ में, एंड हमने वर्ल्ड को बताया कि नाउ इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। और हमने ऐसा क्यों किया है? हमने अपने सिक्योरिटी के लिए किया है। हम वर्ल्ड पीस को पूरी तरीके से मानते हैं, एंड इस वजह से हम कभी भी पहला स्ट्राइक नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। एंड हमने एक प्रॉपर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के साथ दुनिया को बताया कि नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री सो दैट वी कैन सिक्योर आवर बॉर्डर्स। इसके साथ अनाउंसमेंट करी, एंड जैसे अनाउंसमेंट हुई हमने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस स्टार्ट होते हैं। दैट इंक्लूड्स यूएसए एंड दैट इंक्लूड्स कनाडा।
तो कनाडा ने भी सैंक्शंस इंपोज किए, ठीक है, सैंक्शंस इंपोज किए, ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा खराब हो गए, रिलेशन ऑलरेडी स्ट्रेन्ड थे और स्ट्रेन्ड होना स्टार्ट हुए, और इन सैंक्शंस को इवेंचुअली कब हटाया गया? 2001। सभी की सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने, दैट इंक्लूड्स यूएसए, यूएसए ने भी 2001 के अराउंड जो है सैंक्शंस हटाए थे, एंड फिर 2001 में ही 1 के ही अराउंड जो है आपका कनाडा ने भी अपने जो सैंक्शंस इंपोज किए गए थे ये हटा दिया था। तो अगर मैं 1947 से लेकर 2001 की बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रिलेशंस क्या रहे, रिलेशंस अप्स एंड डाउन ही रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं रहे, एक टाइम पर स्टेबल हम कह सकते हैं, बट एज सच बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे, इवन स्ट्रेन्ड ही रहे, और मल्टीपल रीजंस की वजह से स्ट्रेन्ड रहे। सैंक्शंस भी लगा है, मिसट्रस्ट भी है, ठीक है, सिक्योरिटी एंगल भी है, सोवरेनिटी एंगल भी है। बट फिर एक पिवटल ईयर आता है या टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट आता है, दैट इज द ईयर 2010, जब इंडिया और कनाडा न्यूक्लियर सिविल डील करते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियर सिविल डील साइन होती है, एंड 2010 से लेके अगर मैं बात करूं 2020 तक, ये एक ऐसा टाइम रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि रिलेशन थोड़े बहुत स्मूथ थे, थोड़े बहुत नहीं, ठीक ठाक स्मूथ थे, एक पॉजिटिव टर्न था, एक पॉजिटिव टर्न था। तो 2010 में क्या हुआ? न्यूक्लियर सिविल डील साइन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर सिविल डील साइन होती है, एंड इसमें एक तो मेजर पॉइंट यह था कि जो 34 ईयर का एक बैन लगा था न्यूक्लियर ट्रेड पर, जो यूएसए ने जो कनाडा ने लगाया था स्माइलिंग बुद्धा के बाद, जो हमारा 1974 का टेस्ट हुआ था, उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर ट्रेड पर बैन कर दिया था विद इंडिया। इस बैन को हटाया गया बाय दिस न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन द ईयर 2010, एंड इस पैक्ट में अलाउड किया या अलाउ किया गया कि जो कनाडा की फर्म्स हैं वो यूरेनियम एक्सपोर्ट कर सकेंगी, वो यूरेनियम एक्सपोर्ट कर सकेंगी टू इंडिया, एंड इसका ऑब्जेक्टिव या इसका बेनिफिट इंडिया को क्या होता कि हम अपने जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है इसको हम बूस्ट करते। भाई हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और हमें एक तो फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है। तो इस वजह से हमारा शुरू से एक एम्बिशियस टारगेट है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करेंगे। तो चाहे हम 2000s में यूएस और इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील की बात करें, या फिर हम इंडिया कनाडा की यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील की बात करें, या इंडिया कनाडा न्यूक्लियर डील की बात करें, तो ये आपका सिविल एंगल पर फोकस किया जाता है, सो दैट हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी कैपेसिटी को एनहांस कर सकें। और इस वजह से जो कनाडा की फर्म्स हैं वो यूरेनियम एक्सपोर्ट कर सकेंगी, क्योंकि कनाडा बीइंग दी लार्जेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरेनियम, कनाडा है। तो इस वजह से इंडिया की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी एनर्जी प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। एंड यहां से जो है रिलेशनशिप स्मूथ होना स्टार्ट होते हैं। 2010 में ही उस वक्त के द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मिस्टर स्टीफन हार्पर, इन्होंने ऑफिशियल अपॉलॉजी मांगी थी, अपॉलॉजी कही थी कनिष्क बॉम्बिंग को लेकर। दैट वाज अकर्ड इन द ईयर 1985। अनफॉर्चुनेट कनिष्क बॉम्बिंग, क्यों? क्योंकि 2010 में क्या हुआ था कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा, इन्होंने बोला था कि जो 1985 में कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी या जो अटैक हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं एरर था, इनकॉम्पिटेंस था और इनअटेंशन था कनाडा की अथॉरिटीज के साइड से या कनाडा की एजेंसीज के साइड से। क्योंकि 1985 का ये जो एविएशन अटैक था या जो एविएशन टेरर था, ये 9/11 से पहले वन ऑफ द ब्रूटल माना जाता था, वन ऑफ द ब्रूटल। फिर 9/11 जब हुआ तो फिर सेकंड नंबर पर आया है व्हेन इट कम्स टू एविएशन टेररिज्म। एविएशन टेररिज्म में कनिष्क बॉम्बिंग फर्स्ट पर था आफ्टर टिल अप का 9/11 तक। 9/11 जब हुआ यूएसए में, उसके बाद ये सेकंड नंबर पर माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेडली, कितना अनफॉर्चुनेट एंड कितना ब्रूटल एविएशन टेररिज्म था आपका कनिष्क बॉम्बिंग दैट वाज अकर्ड इन द ईयर, और दैट वाज हैपेंड इन द ईयर 1985। तो 2010 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है, कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन होता है, एंड इसी ईयर कनाडा की साइड से कनाडा के एक इंडिपेंडेंट पब्लिक इंक्वायरी करी जाती है। वहां पर यह आता है कि भाई कनाडा की एजेंसीज की गलती थी
उनकी इन कॉम्पिटेंस था, इन अटेंशन था, एरर था, इस वजह से कहीं ना कहीं ये अटैक हुआ। एंड जिसके बाद उसी ईयर 2010 में ही द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मिस्टर स्टीफन हार्पर ये ऑफिशियल अपॉलजी इशू करते हैं, ठीक है, कनाडा की ऑफिशियल साइट से। क्लियर हुआ? तो 2010 से लेके आपका 2020 तक या 2022 तक जो रिलेशंस थे वो आपके स्मूथ रहे, कहीं ना कहीं आपके स्मूथ रहे। फिर 2020 से लेके 2025 तक, नवंबर 2025 तक, जब तक जस्टिन ट्रूडो पावर में थे, यहां से शुरू होता है फिर से स्ट्रेन्ड रिलेशन। क्यों? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो विदाउट एनी प्रूफ एलिगेशंस लगाते हैं कि इंडियन एजेंसीज, इंडियन एजेंट्स आर वर्किंग इन कनाडा एंड दे आर टारगेटिंग द कैनेडियन सिटीजंस, ठीक है। एंड स्पेशली आपका 2023 में जो निज्जर किलिंग हुई, ठीक है, जो निज्जर किलिंग हुई, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की सोवरेनिटी पर कंटिन्यूसली स्टेटमेंट देता था, फ्रीली स्टेटमेंट देता था कनाडा से। जब इसकी किलिंग्स हुई, जब इसे असैसिनेट किया गया, तो जस्टिन ट्रूडो विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस, ही स्टार्टेड टू क्लेम दैट द इंडियन एजेंट्स आर इन्वॉल्व इन द किलिंग्स ऑफ निज्जर, ठीक है। यहां से जब इस तरीके के एलिगेशंस लगने स्टार्ट होने लग गए, एंड स्पेशली बोला जाता है, कई सारे एक्सपर्ट्स थे कि ये जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे थे? वोट बैंक के लिए, एक स्पेसिफिक वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो इंडिया जैसी इमर्जिंग मेजर इकोनॉमी के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेन करने में लग गए थे। सो 2020 से लेके 2025 तक, जब तक जस्टिन ट्रूडो थे, तब तक रिलेशन में वापस से स्ट्रेन आता है। और अब 2025 या हम 2026 की बात करें तो अब रीसेट पर फोकस किया जा रहा है, और यह रीसेट इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कनाडा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 2026 में, क्योंकि हमने देखा 2025 में इंडिया ने कई कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन करी, ओमान हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, स्टार्ट में ही 2026 के स्टार्ट में ही यूरोपियन यूनियन हो गया। सो इस वजह से शायद और कंट्रीज के साथ 2026 में इंडिया जो है वो आपका ट्रेड डील कर सकता है। एंड इसमें एक कॉमन फैक्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द ट्रम्प फैक्टर। सो 1947 से लेके 2026 की कहीं ना कहीं एक स्मॉल हिस्ट्री ये रही इंडिया की रिलेशनशिप, इंडिया और कनाडा के रिलेशन की। अब हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज फोकस करेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक चलेंगे। अगर मैं इकोनॉमिक टाइज की बात करूं तो 2022 में क्या हुआ था कि कनाडा ने एक्नॉलेज किया था कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है कनाडा के लिए। एंड इंडिया और कनाडा को और ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए, और ज्यादा कोलैबोरेट करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया और कनाडा का जो इकोनॉमिक टाइज है या जो बायलैटरल ट्रेड है वो आज भी अंडर यूटिलाइज्ड है, कनाडा की इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी, इंडिया बीइंग दी लार्जेस्ट और बीइंग दी इमर्जिंग इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी, दोनों ही कंट्रीज अपनी इकोनॉमी के बेसिस पर उस तरीके का ट्रेड अभी तक अचीव नहीं कर पाए। सो आज भी ये अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो कनाडा का जो शेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज इंपोर्ट, वो कितना है? वो आपका रफली 0.5% टू 1% है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर प्रीलिम्स। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिकली कनाडा का जो शेयर है इंडिया के इंपोर्ट में वो 5% टू 10% रहा है? नहीं, 0.5 टू 1% रहा है। एंड वहीं अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है? अगर टोटल एक्सपोर्ट इंडिया 100% कर रहा है तो इस 100% का सिर्फ आपका 1 to 1.5% शेयर जो है वो आपका कनाडा के इंपोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं या कंप्राइज करते हैं, सॉरी नॉट कॉम्प्रोमाइज, कंप्राइज, ठीक है। तो ये नंबर से आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकली ये नंबर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द फिक्स नंबर, बट हिस्टोरिकली इसी रेंज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स रहे, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना अंडर यूटिलाइज्ड है। एक और आप देख लो, इंडिया कनाडा ट्रेड ईयर बाय ईयर, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ मिलियन दिख रही है। मिलियंस के टर्म में ट्रेड होता है, मिलियंस के टर्म में, और बहुत ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। ब्लू वाला आपका इंपोर्ट है और ग्रे वाला आपका एक्सपोर्ट है, तो मिलियंस में हमारी ट्रेड होती है। तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक टाइज है या जो ट्रेड है वो क्या है? वो आपका अंडर यूटिलाइज्ड है। इस
ट्रेड, ये जो इकोनॉमिक टाइज है, ये जो अंडर यूटिलाइज था, इसे, इसके पोटेंशियल को अनलॉक किया जाए। 2010 में नेगोशिएशन स्टार्ट होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट का, क्योंकि 2010 टर्निंग पॉइंट था। हम कनाडा के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करते हैं, वहीं से जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑफिशियल अपॉलॉजी इशू करते हैं व्हेन इट कम्स टू कनिष्क बॉम्बिंग। सो 2010 में ही ये रियलाइजेशन हुई दोनों साइड से कि यार हमें अपने इकोनॉमिक ट्रेड के पोटेंशियल को अनलॉक करना होगा, एंड दैट्स व्हाई the negotiation has been started in the year 2010 related to comprehensive economic partnership agreement। मार्च 2022 में चेंज आता है। चेंज ये किया गया कि हम एक लिमिटेड, अभी हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव दैट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स। बट मार्च 2022 में क्या हुआ, दोनों कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि हम अभी लिमिटेड एग्रीमेंट पर फोकस करेंगे, जो कि आपका कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर टारगेट करेगा, जिसे बोला गया अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, कि एक बार एटलीस्ट अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो कि आपका कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को केटर करेगा। उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट पर डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ 2010 में, फिर ये लिमिटेड में आया, फिर 2023 में जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर किलिंग के एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस जब स्टार्ट किया इंडिया पर लगाना कि इंडियन अथॉरिटीज इंटरफेयर कर रही हैं कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में, इंडिया के एजेंट्स वर्क कर रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कैनेडियन सिटीजन्स को, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, ये यहीं पर हॉल्ट हो गया, इसे पॉज कर दिया गया ड्यू टू स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो इकोनॉमिक टाइज अंडर यूटिलाइज है, डेफिनेटली अंडर यूटिलाइज है, बट इसके पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए अब डिस्कशन होगा, जो अभी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करने वाले हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन सेक्टर, ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनाडा की जीडीपी के लिए। कनाडा की जीडीपी के लिए जो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है हायर एजुकेशन सेक्टर में, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्यूशन फीस जो है वो एक अच्छा खासा सब्सटैंशियल फंडिंग प्रोवाइड करती है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अराउंड आपका 31 बिलियन कैनेडियन करेंसी में, जो कि आपका कहीं ना कहीं कनाडा की 1.2% ऑफ टोटल जीडीपी है। और इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है? इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर आपका इंडियन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा पढ़ने जाते हैं। एंड इसमें भी अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब से आपके सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स या जो सिटीजन्स हैं वो जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन। 41% जो इंटरनेशनल, अगर 100% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं तो उसका 41% इंडियंस थे 2022 में, और फिर ये आपका घटा था 37% से हुआ था, क्योंकि हमारे रिलेशंस नवंबर 23 आते आते काफी कम हो गए थे। तो इकोनॉमिक टाइज अंडर यूटिलाइज है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर इंडिया की साइड का एक बहुत कंट्रीब्यूशन, एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है टू कनाडा की जीडीपी, वो है आपका द हायर एजुकेशन सेक्टर। देन अगर हम कैनेडियन इन्वेस्टमेंट की बात करें इंडिया, तो सितंबर 2023 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर प्रीलिम्स, कनाडा 17th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर की तरह रैंक करता है। ठीक है, और अगर हम क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आपका $4.05 बिलियन के अराउंड रहा है 2000 से लेके सितंबर 2024 तक। तो ऑलमोस्ट आपका 0.57% ये आपका टोटल एफडीआई कंट्रीब्यूट करता है। मैं ये नहीं कहूंगा इट्स अ वेरी ह्यूमंगस नंबर, बट हाँ कहीं ना कहीं स्टीडी नंबर। तो हमने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, ट्रेड की बात कर लें, इकोनॉमिक टाइज की बात कर लें, ये कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे कि जो कनाडा का इन्वेस्टमेंट है ये किस तरीके से ओवर द ईयर बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कम हुआ है। तो ये अच्छी चीज है कि अंडर यूटिलाइज है, बट इन्वेस्टमेंट्स की अगर टर्म की अगर हम बात करें तो ओवर द ईयर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें अपटिक ही आया है, बहुत ज्यादा इसमें डाउनफॉल नहीं है। बट हां ये अपटिक भी उस तरीके का नंबर नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इतनी स्ट्रांग इकोनॉमीज के बीच में हो। क्लियर हो गया? तो ये पूरा डन हो गया, कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा लेटेस्ट की तरफ चलते हैं, जल्दी से डिस्कशन करेंगे, फिर इसको रैप अप करेंगे इस डिस्कशन को कि अब ये रीसेट क्यों हो रहा है। 2022 से लेकर 2025 तक मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप खराब थे, फिर ये जो नए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए हैं यहां से देखा गया है एक प्रैग्मेटिक टर्निंग पॉइंट। दैट मींस कि एक पॉजिटिव
टर्निंग पॉइंट आया है एंड कोशिश की जा रही है कि जो भी डिफरेंसेस आए थे उन्हें रिजॉल्व किया जाए। उसके पीछे रीजंस क्या है? पहला रीजन है इकोनॉमिक कंपल्शन। भाई आज की डेट में इंडिया इतनी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील क्यों कर रहा है? हम क्यों कर रहे हैं ईयू के साथ ट्रेड डील? हम क्यों कर रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ? हम क्यों कर रहे हैं यूके के साथ? हम क्यों कर रहे हैं ओमान के साथ? हमने क्यों किया यूएई के साथ? क्योंकि हम अपने ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है और हमें यूएस के टैरिफ थ्रेट, ये जो टैरिफ टूल है, इस पर अगर इसे हमें निगेट करना है, दैट फॉर दैट हमें अपनी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी टू यूएस रिड्यूस करनी होगी और उसके लिए हमें डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट को टैप करना होगा। सो इस वजह से हम मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं एंड दिस गोज फॉर कनाडा ऑल्सो। कनाडा बीइंग द नेबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कनाडा में कि क्या कनाडा के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। न्यूक्लियर वेपन के स्टांस को लेकर कनाडा का हमेशा यह रहा है कि हमें नहीं रखना है, वी डोंट वांट टू एक्वायर और वी डोंट वांट टू पजेस द न्यूक्लियर वेपन्स। बट जिस तरीके से वेनेजुला पर अटैक किया कनाडा ने, यूएसए ने, जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाहे पहले जो जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट आए थे, अब जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो अब ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कनाडा में कि भाई हमें अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स जाना चाहिए। और साथ ही साथ यूएस और कनाडा, या कनाडा काफी हद तक बहुत डिपेंड करता है यूएस पर व्हेन इट कम्स टू इंपोर्ट्स, व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स। तो इस वजह से जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, कहीं इसके बेसिस पर टैरिफ इंपोज करना शुरू ना हो जाएं, तो कनाडा भी अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, अपने ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है एंड यूएस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है। तो सबसे मेजर जो फैक्टर है वो है ट्रंप फैक्टर, वो है इकोनॉमिक कंपल्शन। दोनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि हम अपने ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करें, हम डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट को टैप कर सकें, एंड दैट्स व्हाई this reset is happening. So one of the major reasons for this reset in the year 2026 is economic compulsion or the Trump factor. Second है एनर्जी सिक्योरिटी। आप सबको मैंने बताया है कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसे हम 8 गीगावाट से, जो अभी हम प्रेजेंट 8 गीगावाट जो हम जनरेट करते हैं पावर न्यूक्लियर से, इसे हम एक्सटेंड कर दें 100 गीगावाट तक बाय 2047। एंड इसमें कनाडा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि कनाडा जो है वो आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है यूरेनियम का। और इसमें क्या होगा, अगर हम न्यूक्लियर कैपेसिटी से 100 गीगावाट अगर जनरेट करने लग जाएंगे तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट कर जाएंगे। इट विल बी अ मेजर फैक्टर इन ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स द क्लीनर एनर्जी। So when it comes to energy security, Canada is very important when it comes to, क्यों? क्योंकि यूरेनियम का एक अच्छा खासा प्रोडक्शन जो है वो कनाडा से आता है। देन सिक्योरिटी डी-एस्केलेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स इमर्ज हुई थी कि जो दोनों कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं ये प्राइवेट में मिले हैं एंड कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहा है कि एक लॉ एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जाए जो दोनों कंट्रीज के शेयर्ड कंसर्न्स को रिजॉल्व करें। क्योंकि भाई हमारा कंसर्न सिंपल है कि जो ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, इनको सेफ हेवेंस प्रोवाइड कनाडा में नहीं मिले और ये बैठे बैठे वहां से इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर ऐसा किया जा रहा है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट, ऑफ कैनेडियन अथॉरिटीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज कल्प्रिट्स। सो इस वजह से शेयर्ड कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए रिपोर्टेडली ये बोला गया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दोनों कंट्रीज के मिले हैं एंड इस तरीके की एक लॉ एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क को प्रिपेयर किया जाएगा सो दैट इन शेयर कंसर्न्स को हैंडल किया जाए। क्लियर हो गया? तो ये आपके 2-3 रीजंस है जिनकी वजह से रीसेट किया जा रहा है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस विजिट में? सबसे पहला विजिट ये रहेगा कि शायद जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 2010 में, जो अब 2023 से रुका हुआ है, इसे रिवाइव किया जाएगा एंड दोनों कंट्रीज ये टारगेट कर रही हैं कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2030 तक 70 to 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाए। इट्स एन एम्बिशियस नंबर एंड ये तभी होगा जब एक प्रॉपर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होगा। एंड इस वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया कई सारी कंट्रीज के साथ या तो ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया है या करेगा, जिसमें आपका
कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिससे शायद हम 2026 या 2027 में एक प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की रिवाइवल एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। फिर क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस किया जाएगा, जैसे आपका लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, सो दैट हम अपनी ईवी इंडस्ट्री को और बूस्ट कर सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की एनर्जी को बूस्ट कर सकें, ग्रीन एनर्जी को बूस्ट कर सकें। देन टेक्नोलॉजी एंड एआई, उस पर भी कोलैबोरेशन पर डिस्कशन हो सकता है, स्पेशली आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एंड लास्ट है आपका वीजा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि अगर हम इंडियंस की बात करें तो वो सबसे ज्यादा नंबर फॉर्म करते हैं व्हेन इट कम्स टू कैनाडाज हायर एजुकेशन सेक्टर। तो जितना ज्यादा वीजा नॉर्मलाइजेशन रहेगा, जितना ज्यादा वीजा प्रोसेस स्मूथन रहेगा, उतना ज्यादा हम देखेंगे कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो आपका कहीं ना कहीं एनहांस होगा। और आज की डेट में वीजा को लेकर इश्यूज हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रीसेट का भी टाइम चल रहा है बट प्रॉपर रीसेट नहीं हुए। तो ये 3-4 ऐसे एस्पेक्ट हैं जिस पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिस्कशन होगा। अब जब एक बार विजिट कंक्लूड होगी, क्या अग्रीमेंट आता है, उसके बाद मैं आपके लिए डिटेल वीडियो तो लेके आऊंगा ही आऊंगा, बट ये आपका कंप्लीट वीडियो है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, व्हेन इट कम्स टू इंडिया कनाडा रिलेशंस, ये कंप्लीट है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसके साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई गेस अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरी आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है भाई कि इसे शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना एंड कमेंट भी जरूर से करना, क्योंकि इन सब क्वालिटी कंटेंट को कंसोलिडेट करना, कंपाइल करना, इट रिक्वायर्स a good amount of hard work, and for that we need your support in terms of likes, in terms of share, in terms of subscription मतलब कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर हो गया? तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।